नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोमेटिक पाठशाला में। मैं हूं आपका दोस्त हितेश जैन और आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं रिवीजन मॉक टेस्ट 2 एनआईएसएम 5A एग्जामिनेशन की तैयारी में। मैं आपको चैप्टर वाइज वीडियोस देने के बाद आपको रिकमेंड करता हूं कि जब आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तब आप इन रिवीजन मॉक टेस्ट को देखिएगा। इसमें काफी सारे क्वेश्चंस जम्बल्ड अप फ्रॉम ऑल दी चैप्टर्स आएंगे और इनको आप आंसर करने की कोशिश करिएगा। मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ कि इन वीडियोस को आप पॉज कर करके देखिए, क्यों, ताकि जब मैं क्वेश्चन आपके सामने रखूं और उसके ऑप्शन सामने रखूं तब आप उसका आंसर पे मत देखिए, पहले आप उसको खुद से आंसर करने की कोशिश करिए एंड देयर आफ्टर कंटिन्यू विद द वीडियो। तो चलिए दोस्तों, आज का हम स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है कि म्यूचुअल फंड्स टुडे आर बेंचमार्क्ड टू द टोटल रिटर्न वेरिएंट ऑफ एन इंडेक्स, जिसको हम टीआरआई कहते हैं, एंड नॉट टू पीआरआई व्हिच इज द प्राइस रिटर्न वेरिएंट। बताइए टीआरआई का एडवांटेज क्या है ओवर पीआरआई। ए, इट इंश्योर्स दैट द परफॉर्मेंस कंपैरिजन इज फेयर एंड बी, इट इंक्रीजेस ट्रांसपेरेंसी। बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका जवाब? सोच लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। टीआरआई क्या होता है? जब पीआरआई क्या होता है? जब मैं प्राइस टू प्राइस कंपैरिजन करता हूं कि एक शेयर का दाम एक्स था, उस शेयर का दाम वाई हो गया, तो जो रिटर्न आया उसको मैं पीआरआई कहता हूं। लेकिन ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम अगर उस पर्टिकुलर शेयर ने कोई डिविडेंड या इंटरेस्ट दिया हो या किसी इंस्ट्रूमेंट ने कोई इंटरेस्ट दिया हो, तो हम टोटल रिटर्न्स को जोड़ते हैं और फिर हम उसको टोटल रिटर्न इंडेक्स कहते हैं। सो इतना याद रखिएगा, 2017 से पहले सेबी ने मैक्सिमम फंड मैनेजर्स अपने फंड का परफॉर्मेंस को पीआरआई के बेसिस पे देते थे, बट जैसे ही सेबी ने कहा कि नहीं, आप डिविडेंड्स और इंटरेस्ट को भी आप अकाउंट फॉर करिए अपने बेंचमार्क के कैलकुलेशन में, तो तब से बेंचमार्क का कैलकुलेशन का परफॉर्मेंस हमेशा टीआरआई पे दिया था। सो द आंसर इज दैट बोथ इट इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस कंपैरिजन एंड बी, इट इंक्रीजेस ट्रांसपेरेंसी। सो आंसर इज बोथ ए एंड बी। एक्सप्लेनेशन आपके स्क्रीन पर है। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज कि सुरेश sees that his friends are investing in a finance scheme which is giving very high returns and he blindly follows them. So आप बताओ, सुरेश ने क्या बिहेवियरल ट्रेट दिखाया है? आपको अगर इस पे डाउट, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो मैं कहूंगा कि आप चैप्टर 1 का वीडियो देखिए जहां हमने बिहेवियरल बायसेस के बारे में बताया। वहां पे कुछ 6-7 बिहेवियरल बायसेस हमने डिस्कस किया था। जब एक पर्सन दूसरे अपने दोस्त या नेबर के परफॉर्म के बातचीत में जाकर के उसको खाली रेप्लिकेट करता है, इस तरह के बिहेवियर को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हर्ड मेंटालिटी। याद करो दोस्तों, मैंने कहा था आपको उस वीडियो के अंदर में कि हर्ड मेंटालिटी का मतलब होता है भेड़ चाल। जैसे एक भेड़ अगर रास्ता क्रॉस करता है तो सारे भेड़ उसके पीछे रास्ता क्रॉस कर जाते हैं। सिमिलरली आज मेरे एक फ्रेंड ने, मान लीजिए, बिटकॉइन से बहुत पैसे कमाए। मुझे बिटकॉइंस के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं, बट मैं खाली उसका देखा देखी अगर मैंने बिटकॉइन से पैसे लगा दिए, तो इस तरह के बिहेवियरल बायस को हम कहते हैं हर्ड मेंटालिटी। सो इसका एक्सप्लेनेशन आपके पास स्क्रीन पर है, आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन फॉर द डे, और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि बताइए इनमें से कौन सी स्कीम के अंदर में एसटीटी चार्ज नहीं किया जाता है? एसटीटी यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं, सोचिएगा। शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। मैं आपको इसका जवाब तो बताऊंगा, लेकिन इसको जवाब देने का एक और तरीका बताऊंगा। तरीका ये है कि अगर आप देखो ए बी सी डी के अंदर में बी सी और डी जो ऑप्शंस हैं, वो इक्विटी इंडेक्स फंड, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम और ब्लू चिप इक्विटी फंड्स। तो मतलब अगर सही है, अगर मान लीजिए इक्विटी में एसटीटी नहीं लगता, तो शायद बी सी डी तीनों ही गलत होते, राइट? लेकिन एक्चुअल में क्या है, ए जो है वो एक डेट स्कीम है और बी सी डी जो है वो इक्विटी स्कीम्स है। तो मैं आपको लॉजिकली भी बताता हूँ और कंसेप्चुअली तो आप लोगों को पता ही है, जो हमने चैप्टर 8 में टैक्सेशन में चैप्टर में पढ़ा था, कि इतना याद रखिएगा कि एसटीटी पहला बात है रिडेम्पशन पे लगता है और एसटीटी सिर्फ इक्विटी स्कीम्स के रिडेम्पशन पे लगता है, डेट स्कीम्स के रिडेम्पशन पे नहीं लगता है। तो ऑफ द फोर ऑप्शंस दैट आर देयर इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, ओनली एफएमपी इज द डेट scheme which is mentioned, and hence STT will not be charged on FMPs. It will be charged on the other three schemes, right? और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि STT is charged at the rate of 0.001% for delivery based sell transactions and at 0.025% for non delivery based transactions for equity mutual funds. आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि एक इंटरनेशनल फंड ने, मान लीजिए, यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट इफ द यूएस डॉलर डेप्रिशिएट्स अगेंस्ट द इंडियन रुपी? क्या नैव मेरी स्कीम की गिर जाएगी? क्या मेरे स्कीम की नैव बढ़ जाएगी? या कोई इंपैक्ट नहीं होगा? पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए हमारे पास में एक फंड है, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड। वो पैसे कहाँ लगाता है? वो यूएस स्टॉक्स और बाकी अलग अलग कंपनीज, या लेट्स से आईसीआईसीआई यूएस ब्लू चिप फंड, जो कि यूएस कंपनीज के स्टॉक्स में पैसे लगाता है।
अभी मान लीजिए उसने जो हमने पैसे उनको दिए, उस पैसे से उसने फेसबुक, अमेजन, एप्पल का शेयर खरीदा, जो कि यूएस बेस्ड कंपनीज हैं। अभी क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मान लेते हैं कि प्राइस के अंदर में अमेजन वगैरह कंपनीज के शेयर प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यूएस डॉलर डिप्रिशिएट कर गया। यूएस डॉलर डिप्रिशिएट करने का मतलब इंडियन रुपी अप्रिशिएट किया। मतलब अगर $1 पहले मान लीजिए ₹75 का था, तो अब हमारा इंडियन रुपी स्ट्रांग हो गया और $1 अब मान लीजिए ₹70 का है। तो बताइए क्या होगा? अज्यूमिंग कि मान लीजिए एप्पल का शेयर $100 का है, तो जब मैंने पैसे लगाए थे तो मैंने 75 के कन्वर्जन रेट के हिसाब से 7500 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन आज के दिन भले ही एप्पल के शेयर का प्राइस का मूवमेंट कुछ नहीं हुआ, बट क्योंकि हमारा रुपी स्ट्रांग हो गया और आपका 75 से 70 हो गया हमारा करेंसी, तो मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू 7,500 रुपए से गिर के 7,000 रुपए हो गई। इसका मतलब आपने क्या समझा कि द नैव ऑफ द स्कीम इन द इंडियन रुपी विल डिप्रिशिएट। जी हाँ दोस्तों, तो ये आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है, उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आप इसको फिर से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाउ कैन एन इन्वेस्टर रेमिट मनी इन एन इंडियन म्यूचुअल फंड फ्रॉम अब्रॉड? बाहर से पैसे अगर मुझे ट्रांसफर करने हैं तो क्या तरीका होगा? ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने, स्विफ्ट, आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी। आपको बताता हूँ, आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी जो होता है वो इंडियन इन्वेस्टर्स जो कि रेसिडेंट इंडियन है, उन लोग यूज करते हैं पैसे ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन जो बाहर के कस्टमर्स हैं वो अपना पैसा ट्रांसफर करते हैं थ्रू द फैसिलिटी ऑफ स्विफ्ट। यहाँ पे मल्टीपल बैंक्स के थ्रू पैसा ट्रांसफर होता है, मल्टीपल चेन्स के थ्रू पैसा ट्रांसफर होता है और जाकर के फिर हमारे म्यूचुअल फंड हाउस को मिलता है। सो इसका जवाब होगा स्विफ्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू? ऑप्शन ए, द एएमसी इज नॉट अकाउंटेबल फॉर द प्रोसीजर ऑफ डिटेक्टिंग इनकरेक्ट वैल्यूएशन। क्या ये ट्रू लग रहा है आपको? जी हाँ, वो अकाउंटेबल तो नहीं। दूसरा, इट इज मैंडेटरी फॉर द एएमसी टू डिस्क्लोज द वैल्यूएशन पॉलिसी। जी हाँ, एएमसी को अपना वैल्यूएशन पॉलिसी डिस्क्लोज करना पड़ता है, वो अपने वेबसाइट पे भी डिस्क्लोज करते हैं और वो एसएआई में भी डिस्क्लोज करते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? हमने अभी क्या देखा, ए फॉल्स था, बी ट्रू था, इसलिए जवाब है कि सिर्फ बी ही ट्रू है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द एसआईडी अपडेटेड? बताइए। अच्छा, आंसर तुरंत ही आपकी स्क्रीन पर आ गया। सो एसआईडी और एसएआई याद रखिएगा कि हर साल में एक बार उसको अपडेट करना कंपलसरी है। राइट, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8, इन केस ऑफ ETFs द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर इंडेक्स, जिसको कि वो रेप्लिकेट कर रहा है या ट्रैक कर रहा है, वो बताइए कितना पैसा लगाना पड़ता है। मतलब मान लीजिए कि टाटा का सेंसेक्स फंड है जो कि सेंसेक्स को कॉपी पेस्ट कर रहा है, तो ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट इज द AUM ऑफ टाटा सेंसेक्स फंड, उसको मिनिमम कितना रुपया डिप्लॉय करना पड़ेगा टू रेप्लिकेट द इंडेक्स? ऑप्शन है आपके सामने, 100%, बी 95%, सी 85 और डी 75%। इसका जवाब दोस्तों सोचिए, मैं बदल देता हूं। इसका जवाब है 95%। ऐसा क्यों? देखिए, सेबी ने आपको 5% की जगह दी फंड को कि भाई कल को मान लीजिए कोई रिडेम्पशन आया या रिडेम्पशन प्रेशर आया तो उनको रिडेम्पशन पे आउट्स देने में आसानी रहे, इसलिए उसके लिए 5% का बफर उन्होंने दिया फंड हाउस को कि आप पे आउट कर सकते हैं। बाकी 95% पैसा आपको उस इंडेक्स को रेप्लिकेट करने के लिए लगाना ही होगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बताइए इनमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है गोल्ड ETF के लिए? पहला बोल रहा है कि क्रिसिल गिल्ट फंड, गिल्ट फंड याद रखिएगा डेट के लिए होता है, इज वाइडली यूज्ड एज अ बेंचमार्क फॉर गोल्ड। जी नहीं, ये हम लोग यूज नहीं करते हैं। बी, गोल्ड ETFs आर बेंचमार्क्ड अगेंस्ट गोल्ड प्राइसेस। जी हाँ सर, गोल्ड ETFs गोल्ड प्राइसेस के अगेंस्ट बेंचमार्क होता है। सी, देयर कैन बी नो बेंचमार्क, ऐसा तो है ही नहीं सर, हमारे हर ETF के सामने एक बेंचमार्क होना जरूरी है। और डी, इंटरनेशनली इट इज प्रूवन दैट नो नीड ऑफ एनी टाइप ऑफ बेंचमार्क फॉर गोल्ड ETF। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। तो ऑफ दी ऑप्शन ए बी सी डी सही जवाब आपके सामने स्क्रीन पर है, ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट कि गोल्ड ETF का बेंचमार्क होता है गोल्ड प्राइसेस। ये भी याद रखिएगा कि जनरली गोल्ड प्राइसेस को हम लोग इंटरनेशनली जो गोल्ड प्राइस मूवमेंट होता है हम उसको ट्रैक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर सोनू रीड्स अबाउट द रिस्क फैक्टर्स गिवन इन द ऑफर डॉक्यूमेंट एंड इन्वेस्ट्स इन एन इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम। आफ्टर अ फ्यू डेज द स्टॉक मार्केट क्रैशेस एंड द NAV गोज डाउन। बताइए सोनू ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा? मतलब समझ लीजिए आपके दोस्त ने पैसे लगाए आफ्टर ही हैज रेड दी ऑफर डॉक्यूमेंट, क्योंकि सेबी ने कहा था कि म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने से पहले आप ऑफर डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ लीजिए। और ऑफर डॉक्यूमेंट में याद करिएगा उन्होंने SID और SAI पढ़ने को कहा था, और SID के अंदर में सारे रिस्क रिलेटेड मेजर्स जितने भी रिस्क फैक्टर्स थे वो सब मेंशन्ड होते हैं। तो भैया आपने उसको पढ़ा,
समझा और उसके बाद आपने पैसे लगाए। अब उसमें लिखा था कि भाई वहां पे मार्केट रिस्क है और एक्चुअल में मार्केट रिस्क हो गया। मान लीजिए कोरोना आ गया और मार्केट 40% गिर गया। ऐसे समय में क्या सुरेश या सोनू जो है वो सेबी के पास जाकर के अपनी कंप्लेन कर सकता है, या वो एएमसी से पैसे वापस मांग सकता है और वो ट्रस्टीज के पास जाकर के पैसे मांगेगा? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ही इज नॉट लाइकली टू गेट एनी रेमेडी फ्रॉम द एएमसी। तो सही जवाब स्क्रीन पर है। तो इसलिए वो कहते हैं कि हमेशा ऑफर डॉक्यूमेंट को पहले पढ़िए, उसके बाद ही रिस्क फैक्टर्स को समझने के बाद इन्वेस्टमेंट करिए। Question 11. As per SEBI's mandate, AMC has to put in a due diligence process to regulate distributors. बताइए किसको ड्यू डिलिजेंस इन केस में से नहीं होगा? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, इसलिए इसको ठीक से पढ़ के जाइएगा। आपको मैं याद करा दूं कि कुछ चार हमने कंडीशंस पढ़े थे कि अगर किसी भी बंदे, अगर ये चार कंडीशंस, अगर इनमें से चार में से कोई भी एक कंडीशन अगर क्वालिफाई करेगा तो उसका हर साल एक ऑडिट होगा। एम्फी अपना ऑडिटर को भेजेगा और वो ड्यू डिलिजेंस करेगा उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर का। तो वो चार कंडीशंस क्या थे? सेकंड ऑप्शन मैं बोलता हूँ कि कमीशन रिसीव्ड ऑफ मोर देन 1 करोड़ और 125 lakhs। तो उसमें था एक कंडीशन कि सर अगर 1 करोड़ से बेसी अगर उसको साल में कमीशन मिलेगा तो उसका ड्यू डिलिजेंस होगा। सेकंड, फिर आगे बोल रहा है मल्टीपल पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। तो बस अगर मल्टीपल पॉइंट ऑफ प्रेजेंस अगर मोर देन 25 लोकेशंस में है तो आपका ड्यू डिलिजेंस होगा। थर्ड बोल रहा है कि सिर्फ एक सिंगल म्यूचुअल फंड हाउस से अगर 50 लाख से ऊपर का अगर कमीशन मिलता है तो उसका भी ड्यू डिलिजेंस होगा। और चौथा याद करिए क्या था? अगर 100 करोड़ से ऊपर अगर आपका AUM है इन दी नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी तो आपका ड्यू डिलिजेंस होगा। सो ऑफ द फोर ऑप्शन दैट इज मेंशन्ड ओवर हियर, ऑप्शन ए में अगर मान लीजिए कोई एक MFD है जिसका कि 100 नहीं 60 ही करोड़ का अगर AUM है और सिर्फ अगर वो खाली कंडीशन ए ही क्वालिफाई कर रहा है तो उसका ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस नहीं होगा। तो याद कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिएगा, ये ABCD ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए हुए, पॉज करके फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। Next question. The interim charges in a mutual fund scheme are updated to the investors in interim changes, sorry not charges, changes through how? बताइए। अगर मान लीजिए हमारे कोई एक स्कीम का एग्जिट लोड 1% था, अभी ड्यू टू मार्केट कंडीशंस मान लीजिए फंड हाउस ने एग्जिट लोड बढ़ा के 1.5% कर दिया, या लेट से 365 डेज को बढ़ा करके 540 या 730 डेज कर दिया। तो अगर ऐसा कोई चेंज कर दिया म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर ने, तो ये अपने इन्वेस्टर्स को कैसे अपडेट करेगा? क्या उसको अपना SID चेंज करना पड़ेगा? क्या SAI चेंज करना पड़ेगा? क्या KIM चेंज करना पड़ेगा? जी नहीं। वो अपने स्कीम के साथ में जब वो किम और जब अपना फॉर्म दे रहा है कस्टमर को तो वो उसके साथ में एक अडेंडम लगा के दे सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अडेंडम। SID SAI और किम तो क्या है कि साल में एक बार हम अपडेट करेंगे, लेकिन इस तरह का कोई बीच में छोटा मोटा अगर चेंज होता है तो आप अडेंडम के थ्रू आप दे सकते हो, राइट? अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड इन द किम? बताइए, ABCD ऑप्शंस आपके सामने हैं। बताइए किम के अंदर में ये सारी इन सब में से कौन सा बात नहीं लिखा होता है? तो मैं आपको याद करा दूं दोस्तों, किम क्या था? किम वाज अ समरी ऑफ SID एंड SAI। इट्स नॉर्मली अ 15 पेजर डॉक्यूमेंट जहां पे स्कीम का मोटा मोटी जितना इंपॉर्टेंट बात होता है वो आपको बता दिया जाता है, राइट? तो फंक्शन ऑफ स्पॉन्सर्स, ट्रस्टीज एंड AMCs जो है वो थोड़ी सी ज्ञान की बातें हैं, थोड़ी किताबी बातें हैं, जिसको कि हम SAI के अंदर में कवर करते हैं। लेकिन वो हम अगर 15 पन्ने के डॉक्यूमेंट में लिखने जाएंगे तो हम लिख ही नहीं पाएंगे कि स्पॉन्सर, ट्रस्टी और AMC का फंक्शन क्या है। इसलिए दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द किम। जी हाँ दोस्तों, सो क्या क्या इंक्लूडेड है आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इन्वेस्टर्स इज अलाउड टू डू अ नॉमिनेशन? बताइए किसको नॉमिनेशन करना अलाउड है? खाली सिप इन्वेस्टर्स को? जी नहीं सर, मैं लमसम करूंगा तो भी तो मैं नॉमिनेशन कर सकता हूँ। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को? नहीं सर, ये तो नॉन इंडिविजुअल है, इसको मैं कैसे करूंगा? खाली इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को? नहीं सर, अगर मैंने अगर डेट फंड में इन्वेस्टमेंट किया तो क्या मैं नॉमिनेशन नहीं कर पाऊंगा? जी नहीं, मैं कर पाऊंगा। सो इसका आंसर होगा कि सिर्फ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को ही नॉमिनेशन की फैसिलिटी अलाउड है। अगर कोई भी तरह का नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, मान लीजिए वो कोई कंपनी हो, ट्रस्ट हो या HUF पार्टनरशिप फॉर्म वगैरह हो, उनके लिए नॉमिनेशन की फैसिलिटी नहीं होती है। सिर्फ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए नॉमिनेशन की फैसिलिटी होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ दीज ऑप्शंस विल द यूनिट बैलेंस इंक्रीज? जैसा आपको पता है, एक बार मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, मान लीजिए मुझे 1000 यूनिट मिल गए, तो नॉर्मली तो मेरा यूनिट बैलेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, राइट? आप याद करिए, हमने कहा था कि हर स्कीम के तीन ऑप्शंस होते हैं। एक होता है ग्रोथ ऑप्शन,
एक होता है डिविडेंड पे आउट ऑप्शन, एक होता है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। याद करिए डिविडेंड का नाम चेंज होके अब क्या हो गया, IDCW, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। तो बताइए ऑफ द थ्री ऑप्शन दैट आई मेंशन जस्ट नाउ, ग्रोथ ऑप्शन IDCW, री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन IDCW, पे आउट ऑप्शन और रिडेम्पशन तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो बताइए किसके अंदर में यूनिट बैलेंस बढ़ेगा? जवाब है IDCW री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, यानी कि डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। क्योंकि आपका जो डिविडेंड अक्रू होता है वो आपको एक्स डिविडेंड प्राइस पे आपको दे दिया जाता है, तो आपका यूनिट बैलेंस बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया द म्यूचुअल फंड्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड एज, बताइए। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, हमने चैप्टर 3 के शुरुआत में यही कहा था, ये फर्स्ट स्लाइड थी मेरी चैप्टर 3 की, कि म्यूचुअल फंड इंडिया में ट्रस्ट की तरह बनता है एंड इट इज गवर्न्ड बाय द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। चलिए ये सब बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द रिस्क ऑफ मिस प्राइसिंग और इम्प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ डेरिवेटिव्स? काउंटर पार्टी रिस्क, मॉडल रिस्क, बेसिस रिस्क एंड क्रेडिट रिस्क। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट मैं आपको समझा दूं। इसका जवाब होगा बेसिस रिस्क, सॉरी मॉडल रिस्क। एंड मॉडल रिस्क ऐसा क्यों है? क्योंकि डेरिवेटिव्स को प्राइस करने के लिए एक सर्टेन मॉडल हम लोग यूज करते हैं। जनरली ब्लैक शोल्स मॉडल एक मॉडल है जिसके थ्रू हम ऑप्शंस की प्राइसिंग करते हैं। तो अगर उसके अंदर में कोई भी फैक्टर को हमने इम्प्रॉपरली अगर वैल्यू कर दिया तो देयर कैन बी अ रिस्क ऑफ मिस प्राइसिंग। सो मॉडल हम कौन सा यूज कर रहे हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है कि डेरिवेटिव्स का क्या वैल्यूएशन हम निकाल रहे हैं। Question 18 is, which of these funds are suitable for investors who have a long-term investment horizon and are looking for growth? बताइए। इनकम फंड तो डेट फंड हो गया, क्या मैं लॉन्ग टर्म में डेट में पैसा लगाऊंगा? जी नहीं। लिक्विड फंड तो बिल्कुल भी नहीं, लिक्विड फंड में हम पैसा लगाते हैं जनरली 1 2 3 महीने के इन्वेस्टमेंट्स के लिए। लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डेट फंड्स जिसमें पैसा 7 8 10 साल के लिए लगा है। लेकिन अगर मैं एक लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लगा रहा हूं और मैं ग्रोथ सोच रहा हूं कि मुझे 8 10% का रिटर्न बनाना है, तो क्या डेट फंड्स मुझे वो रिटर्न बना के दे पाएगा? शायद नहीं। उसके लिए मुझे इक्विटी के अंदर में पैसे लगाने होंगे और इसका आंसर होगा इक्विटी फंड्स, राइट। तो भले ही वो शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल होगा लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर में आपको मोस्ट प्रोबेबली वो अच्छे रिटर्न्स देके जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ म्यूचुअल फंड विच सीक्स टू ग्रो इन वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? बताइए इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कैपिटल एडिक्वेसी, कैपिटल अप्रिसिएशन, सेफ्टी ऑफ रिटर्न्स और रेगुलर रिटर्न्स, सेफ्टी ऑफ कैपिटल और रेगुलर रिटर्न्स। तो भाई जिसका काम ही है लॉन्ग पीरियड के अंदर में ग्रो करना उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होगा बी, कैपिटल अप्रिसिएशन, राइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये सब। आगे बढ़ता हूं। द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन G6 इन केस ऑफ अ गिल्ड फंड इज व्हाट परसेंटेज? अगेन ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, अगर आपने नहीं पढ़ रखा है एग्जाम में तो आप इस सबको जवाब ही नहीं दे पाओगे, इसलिए मैं कहूंगा कि इन चैप्टर्स को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। मिनिमम 80% पैसा G6 गिल्ड फंड्स को G6 में लगाने पड़ते हैं, ये सेबी का रिक्वायरमेंट है। जैसे आप याद करो लार्ज कैप फंड से मैंने आपको कहा था कि मिनिमम 80% पैसा आपको लार्ज कैप स्टॉक्स में लगाने होते हैं, वैसे ही गिल्ड फंड्स के अंदर में मिनिमम 80% पैसा आपको G6 में लगाना कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टर्स कैन चूज टू चेंज द डिस्ट्रीब्यूटर और गो डायरेक्ट। मतलब मैं चाहूं तो मैं एक बैंक से अपना डिस्ट्रीब्यूटर चेंज करके एक IFA के पास, एक MFD के पास जा सकता हूं, या फिर मैंने अगर पैसे रेगुलर प्लान में लगा रखे तो मैं उसको डायरेक्ट प्लान में चेंज कर सकता हूं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि विल नीड टू कंप्लाई विद आफ्टर गेटिंग अ NOC फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर। बताइए अगर मुझे क्या कभी अपना डिस्ट्रीब्यूटर चेंज करना है या रेगुलर से डायरेक्ट जाना है तो क्या मुझे किसी की NOC की जरूरत है? जी नहीं, मुझे कोई NOC की जरूरत नहीं है। आई कैन जस्ट साइन अ चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्म एंड सबमिट इट टू द RTA, and on that basis my distributor will get changed. I will not have to go back to my old distributor and ask for a NOC from him, right? आइए 22nd क्वेश्चन, डिविडेंड वारंट्स हैव टू बी सेंट टू द इन्वेस्टर्स विद इन 30 डेज ऑफ डिविडेंड डिक्लेरेशन। बताइए ट्रू है कि फॉल्स है? जी हाँ ये ट्रू है। आपको मिनिमम 30 डेज के अंदर में डिविडेंड वारंट्स आपको भेजने ही पड़ेंगे जिस दिन आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ कैविएट एम्प्टर अप्लाइज टू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, ट्रू और फॉल्स? कैविएट एम्प्टर क्या होता है? इसका मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर। मतलब जैसा हमने इंश्योरेंस में पढ़ा था वही सेम रूल अप्लाई होता है म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट में भी, कि सेबी आपको कहता है कि भाई प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो मतलब आपको एज एन इन्वेस्टर, एज ए बायर आपको बोल रहा है कि आप पहले खुद पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और फिर समझ में आए तब आप इन्वेस्टमेंट करिए।
तो दिस प्रिंसिपल डेफिनेटली अप्लाइज टू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, राइट। आगे बढ़ता हूं। 24, पैसिव फंड्स आर सेफ as the NAV of these funds will not go down even when the market falls। क्या ये ट्रू है? बिल्कुल नहीं सर। पैसिव फंड मतलब क्या होता है? पैसिव फंड का मतलब होता है कि सर वो किसी इंडेक्स को रेप्लिकेट करेगा, कॉपी पेस्ट करेगा। तो सर अगर बाजार गिरेगा, तो अगर मान लीजिए सेंसेक्स गिरेगा, तो क्या सेंसेक्स फंड्स नहीं गिरेंगे? जी हाँ, वो भी गिरेंगे। सो दिस इज अ फॉल्स, एंड बिकॉज पैसिव फंड्स will replicate the index. If the index is to fall, then the passive funds will also fall. The NAV of these funds can definitely go down, right? Last question for the day. As SEBI has banned Dash, the sale price of a MF unit is the same as the NAV। मतलब कि अगर मैं परचेज करने जाऊँ, सेल प्राइस फ्रॉम MF पर्सपेक्टिव, बिकॉज ऑफ एंट्री लोड, एग्जिट लोड, कमीशन रिफंड और सिप ट्रांजेक्शन चार्ज होते हैं। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा कि सेबी ने 2013 में एंट्री लोड को बैन कर दिया था, और इसके वजह से आपको आपको मान लीजिए एनएफओ में जो प्राइस दिया जा रहा था, सेम उसी प्राइस पे आपको यूनिट्स अलॉट होते थे। तो अदरवाइज पहले क्या होता था? पहले मान लीजिए किसी एनएफओ के अंदर में आपका एंट्री लोड 4% का था, तो आपको यूनिट 10 रुपए में नहीं दे करके 10 रुपए 4 पैसे में यूनिट दिए जाते थे। बट अब सेबी ने इसको बैन कर दिया है। सो दोस्तों, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। आई वंस अगेन टेल यू दैट दिस इज आवर एफर्ट इन टर्म्स ऑफ helping our students, our audience, our followers, our subscribers to गो थ्रू दिस एग्जामिनेशन एंड क्लियर इट प्रॉपरली। मैं फिर से आप लोगों को कहूंगा कि जो टेक्स्ट बुक आपको दी गई है, आप उसको डेफिनेटली पढ़िए। दीज आर जस्ट सजेस्टिव क्वेश्चंस दैट वी आर गिविंग टू यू। सो दोस्तों, ये मेरे डिटेल्स हैं। मेरा नाम हितेश जैन है, एंड आई रन दिस कंपनी कॉल्ड फिनोमैटिक फिनटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। कई सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं जो हमारे साथ म्यूचुअल फंड और बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स का काम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करते हैं। तो उनको हमारे साथ काम करने के लिए पहले एग्जामिनेशन NISM 5A क्लियर करना जरूरी होता है, और उसी सिलसिले में हम ये सारे वीडियोस बनाते हैं। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी डिटेल्स, यू कैन आस्क अस द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, और मे बी मेल अस द रिक्वायर्ड क्वेरीज दैट यू हैव। सो दैट्स इट फ्रॉम मी फॉर टुडे। जल्द ही आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट रिविजन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।